हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्जाम्स के कैलेंडर तो लॉन्च हो ही चुके हैं, आपको पता ही है। एसएससी की वेबसाइट में सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल है, मैं उनके बारे में आपको अलग से वीडियो में भी बता चुका हूँ यूट्यूब पर। तो अब पूरे जोर शोर से लगते हैं, त्योहार की समाप्ति हो चुकी है। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप भी खत्म हो चुका है। तो अब उसी पैरामीटर से वापस से लग जाते हैं पूरी शिद्दत से स्टडीज में। आज से एप्लीकेशन पे भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। दोनों नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, स्टैटिक जीके और फाउंडेशन बैच। जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ वाले ऑप्शन में आपको जाना है, क्योंकि पहले जो एप्लीकेशन था अब उसमें अपडेशन हो चुके हैं, रेनोवेट हो चुका है। तो पहले फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता था, उसके अंदर आप जाते थे। लेकिन अब फ्री पीडीएफ का ऑप्शन आपको अलग से ही दिख जाएगा। उसके अंदर आप जाएंगे तो डेली करंट अफेयर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है। तो जाहिर सी बात है, जो पृथ्वी के चारों तरफ ये जो आवरण है ओजोन लेयर का, ये हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से। किससे? यूवी रेस से, जो कि सूर्य के द्वारा उत्पन्न करी जाती है। ठीक है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेस है, ये डायरेक्टली अगर हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो ये स्किन कैंसर को भी जन्म दे सकती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे इकोसिस्टम पर भी अगर डायरेक्टली पड़ेंगी तो उसके भी कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये पौधों के लिए भी उतनी ही ज्यादा घातक हो सकती है। तो ओजोन लेयर से जब ये छन के आती है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर इससे पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। कई लोगों को लगता है कि ओजोन लेयर जो है ये यूवी रेस को डायरेक्ट पढ़ के एक्सट्रैक्ट कर देती है, बट ऐसा नहीं है। यूवी रेस इसके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये यूवी रेस के इफेक्ट्स को कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, और तब ये छन के हम तक पहुंचती हैं पृथ्वी के अंदर। ओके। अब यही कारण है कि जो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो उसमें पौधों को ये जो छन के यूवी रेस मिल रही होती हैं, तभी पौधे अपना ग्लूकोज बना पाते हैं। अगर ये डायरेक्टली पड़े तो पौधे ग्लूकोज बनाना तो छोड़िए, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिस पर ज्यादा लोगों का दिमाग नहीं जाता। क्या यूवी रेस हमारे लिए फ्रूटफुल भी हो सकती हैं? मतलब क्या यूवी रेस के फायदे भी हैं? जी हाँ, अल्ट्रावायलेट रेस के फायदे भी हैं। इसका एक सीधा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज ही हैं जो कि विटामिन डी उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने का काम करती है। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स क्या है, तो हमारा आंसर क्या होता है? सूर्य की किरणें। ठीक है। लेकिन बस अगर ये डायरेक्टली पड़ेंगी, अगर ये ओजोन लेयर से छन कर अगर हम तक नहीं आएंगी, तो यही विटामिन डी हमारी बॉडी में स्किन कैंसर भी बनाने का काम करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज अपनी एक प्रॉपर मात्रा में जरूरी है। अगर उससे ज्यादा आप उसे ग्रहण कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से देश में किया गया है? तो इस बार का आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल, इसका उद्घाटन इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में किया गया है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 10 कंट्रीज या फिर आप बोल सकते हो 10 मेंबर कंट्रीज का एक समूह है, जो कि कहीं ना कहीं आपस में ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ध्यान रखिएगा, इसके 10 सदस्यों में भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन साल 2023 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, मिलेट जिसको हिंदी में बाजरा बोला जाता है। और भारत पूरे दुनिया में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इस महोत्सव की शुरुआत 22 नवंबर से जकार्ता में हो चुकी है और ये 26 नवंबर तक चलेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता थी, इस टाइम पर बोर्नियो आइलैंड है। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। जापान की कैपिटल टोक्यो। और म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। अभी आईसीसी ने एक नया रूल निकाला है। इस रूल के अंतर्गत आईसीसी का कहना है कि अगर आप 3 अपराध करते हो, मतलब आप तीसरी बार गलती करते हो अपने ओवर्स में, तो आपको 5 रन की पेनल्टी लगेगी। देखिए, मैं पूरा मुद्दा आपको समझा देता हूँ इसके अंतर्गत है क्या।
एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है हर एक टीम को। 2 टीम जब आपस में खेलती हैं क्रिकेट, तो दोनों टीमों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको अपने पूरे 50 ओवर करने हैं या फिर टी20 है तो 20 ओवर पूरे करने हैं। अब अगर इसमें प्रत्येक ओवर के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है? तो अगर ओवर्स के बीच में जो एक तरीके से स्पेस दिया जाता है, अगर उसमें आप ज़्यादा टाइम लेते हो, तो आप पहली बार गलती करते हो, ज़्यादा टाइम लेते हो तो कोई बात नहीं। आप दूसरी बार गलती करते हो, ज़्यादा टाइम लेते हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तीसरी बार एक ही मैच में ऐसा अब हुआ, सपोज़ मान लीजिए कि आपने 2 ओवर ब्रेक में ज़्यादा टाइम ले लिया। अब तीसरा अगर ऐसा हुआ, तो उस केस में उस टीम के 5 रन घटा दिए जाएँगे, उसको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अगले 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखी जाएगी। अगले महीने दिसंबर 2023 से लेकर और अप्रैल 2024 तक, करीब 5 महीनों तक, ठीक है? इसका ट्रायल चलेगा, जितनी भी चैंपियनशिप होंगी वहाँ पर, उसके बाद देखा जाएगा इसके कैसे परिणाम रहते हैं और सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो इसको नियम के रूप में पारित कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी की स्थापना करी गई थी 1909 में। आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। कौन है? ग्रेग ब्रैकली। ये अभी हाल ही में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था 19 नवंबर को, तो वहां पर भी मौजूद थे। ये कौन सा देश है जो कि इस बार मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करने जा रहा है? तो आईसीसी ने, देखिए, पहले जो इसका होस्ट था वो श्रीलंका था, ठीक है? लेकिन अब श्रीलंका की जो होस्टिंग है उसको सस्पेंस कर दिया है और सस्पेंड करने के बाद ये अब दे दी गई है साउथ अफ्रीका को। तो अब आपको नया डेटा ध्यान रखना है कि इस बार 2024 में ये जो प्रतियोगिता है ये शुरू होने जा रही है 13 जनवरी से। 13 जनवरी से शुरू होकर ये 4 फरवरी तक चलेगा। तो मेंस अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2024 का इस बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका एक और बार इसको होस्ट कर चुका है। ये कब कर चुका है? 2020 में। तो इस बार 2024 में भी दक्षिण अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। फिलहाल जो 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि अंडर 19 का मेंस वर्ल्ड कप भारत ने जीता था लास्ट वाला। इस बार देखते हैं कौन जीतता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक तो केप टाउन है इसकी कैपिटल, दूसरी कैपिटल है इसकी प्रिटोरिया, क्या बोलते हैं? प्रिटोरिया। और तीसरी कैपिटल है ब्लूम फोंटेन। क्या है? ब्लूम फोंटेन। ये पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल है। भारत की आपको बताइए नई दिल्ली, श्रीलंका की जयवर्धने और कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद 2023, इस बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करी जा रही है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट करी जा रही है। यहाँ पर भारत का मतलब हिंद से है और ऑस्ट्रा का मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से है। तो इस बार ये एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन। इसका पहला एडिशन पिछले साल आयोजित किया गया था भारत में, राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित करी जाएगी एक्सरसाइज। इसके लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से 81 सैनिक रवाना भी कर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल नई एक्सरसाइज है, आपसे पूछी जा सकती है, नाम ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद। तो इस बार इसका दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। अभी G20 समिट के दौरान ये भारत में भी आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान को अभी शुरू किया गया कौन से राज्य से? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नया कैंपेन जिसको शुरू किया है उड़ीसा के संबल नगर से। कहाँ से? संबलपुर से, माफी चाहता हूँ, संबलपुर से। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन जो है, इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम में नई चीजें डाली जाएंगी। जैसे कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके करिकुलम में स्पोर्ट एक्टिविटी में सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी उन्हें सिखाया जाएगा कि वो आत्मरक्षा कैसे कर सकती हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम की भी जानकारी दी जाएगी। अब आने वाले समय में बच्चों को पता होना चाहिए कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है, हमें उसके लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। साथ में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी कई सारे करिकुलम में बदलाव किए जाएंगे, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि आज की डेट में उनका डेली मर्रा की ज़िंदगी का अपना एक हिस्सा है। फिलहाल उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास।
गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक किताब अभी लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है दो पलकों की छाँव में। ये किताब दरअसल लिखी गई है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा। तो इस किताब को किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रसून जोशी। आई एम वेरी श्योर सिनेमा में कहीं ना कहीं आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। कई बार इनका नाम आता रहता है भारतीय सिनेमा में। प्रसून जोशी बेसिकली अपने आप में एक पोइट भी हैं, ये राइटर भी हैं, इसकी स्क्रीन प्लेयर राइटर भी हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी मूवीज के बारे में भी इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। तो इनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। डॉक्टर हेमा जोशी की अगर बात करें, तो ये अपने आप में एक शिक्षाविद हैं। मतलब कहने का, इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में शिक्षा के लिए कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं। और इनके जीवन में दो शहर इन्हें काफी पसंद हैं। एक तो प्रयागराज और दूसरा शहर है अल्मोड़ा। तो दरअसल इस किताब में इन्होंने अपने जीवन को ही एक्सपीरियंस करके बताया हुआ है, और साथ में प्रयागराज और अल्मोड़ा, ये दो शहर इनके जीवन में एक अहम स्थान रखते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है। ठीक है। तो ये इसका नाम ये जो है दो पलकों की छाँव में, तो यहाँ पर दो पलकों का मतलब इन दो शहरों से ही है। भारत का एक कौन सा जिला है जिसको अभी केसर के लिए जीआई टैग दे दिया गया है? केसर के लिए जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर सदियों से केसर का उत्पादन किया जा रहा है। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब वो जगह इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही जानी जाने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश को आम के लिए जाना जाता है। आम का उत्पादन यहाँ पर काफी होता है। ठीक है। और कुछ टाइम पहले हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है, ठीक है, इस साल कांगड़ा को वहाँ की चाय की पत्ती के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। गोवा को इस साल गोवन काजू के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में इसको हनी के लिए और वहाँ के राजमा के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। आसाम को अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे गमोछा के लिए जीआई टैग दिया गया था। तो इन जगहों का मतलब ये है कि ये जगह जहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर कैटेगरी का, इस वजह से इनको जीआई टैग दिया जाता है। फिलहाल एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता राज्य या यूटी रहा है जहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता था। लेकिन अब भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इस चीज़ को परमिट कर चुकी है कि आने वाले समय में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में भी केसर का उत्पादन जोर शोर से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और अभी तक पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे शाहरुख खान। तो अब शाहरुख खान का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था। तो बंगाल सरकार ने इस बार सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सौरव गांगुली का काम क्या होगा? देखिए, इनका काम होगा पश्चिम बंगाल के अंदर जितना भी कंपनीज आ रही हैं, या फिर जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर, तो सौरभ गांगुली एक तरीके से पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा सकें, दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो उनको प्रेरित करने के लिए पश्चिम बंगाल की अपनी खूबियां बताएंगे सौरभ गांगुली। तो आगे आने वाले समय में आप बोल सकते हो अब पश्चिम बंगाल को एक तरीके से एडवर्टीजमेंट्स में सौरभ गांगुली प्रमोट करेंगे। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? चलिए हिंट दे देता हूँ, बोस साहब यहाँ के गवर्नर हैं। इनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। ठीक है। ये पूरे भारत में यूपीआई सेफ्टी के लिए कैंपेन चला रहे हैं। यह कौन सा संस्थान है जिसके साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में पूरे तरीके से भारत में निर्मित नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो मिसाइल है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, और इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है ये 500 किलोमीटर है। ये हेलीकॉप्टर से या किसी भी फाइटर जेट से भी डायरेक्ट लॉक करके ट्रिगर करी जा सकती है, और वहां से यह 500 किलोमीटर तक जाके अपने ठिकाने पर डायरेक्टली अटैक कर सकती है। इसकी रेंज इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जो ब्रह्मोस मिसाइल बनती थी, उसकी रेंज भी 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक थी। ये उससे भी कहीं आगे की रेंज की मिसाइल है। इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा
इस स्पेशल हेलीकॉप्टर से ट्रिगर किया गया। ये जो स्पेशल हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है सी किंग 42B। क्या बोलते हैं इसे? सी किंग 42B। सी किंग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि 42B हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि यह समुद्र के ऊपर गश्त लगाने के लिए और सर्च ऑपरेशंस के लिए बहुत ही सटीक हेलीकॉप्टर और हायर एक्यूरेसी के साथ अपनी मारक क्षमता रखने के लिए जाना जाता है। और इंडियन नेवल चीफ कौन है इस टाइम पे? आर हरि कुमार। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1956 में करी गई। बार्क का हेडक्वार्टर मुंबई है। एचएएल का हेडक्वार्टर बैंगलोर है और इसरो का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर है। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल में इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरपर्सन के रूप में? तो ये भारतीय हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी। सीएजी को भारत का फर्स्ट ऑडिटर भी बोला जाता है। मतलब सीएजी अपने आप में एक संवैधानिक निकाय है। ये वो पोस्ट होती है जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन सभी के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी के लिए आर्टिकल 148 में प्रावधान है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के सीएजी हैं, अभी ये यूनाइटेड नेशंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल में भारत की तरफ से वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लग्जमबर्ग कंट्री की। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी और इसके नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है ल्यूक फ्राइडेन। क्या नाम है? ल्यूक फ्राइडेन। ये कौन सी मछली है जिसको अभी गुजरात सरकार ने स्टेट फिश के रूप में डिक्लेयर कर दिया है? मतलब ये पूरे राज्य की एक आइकॉनिक फिश डिक्लेयर कर दी गई है। तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार ने यह स्पेशल मछली, जिसकी प्रजाति को घोल बोला जाता है, घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। घोल मछली की खास बात यह है कि यह हल्के सुनहरे और ब्राउन कलर की होती है। इस मछली की जो डिमांड है वो इसके मीट और एयर ब्लैडर की वजह से है। ठीक है। जो इसका एयर ब्लैडर है, इसका यूज किया जाता है दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक है। और जो इसका जो मीट है, इसका यूज किया जाता है कई तरीके की बियर और वाइन्स बनाने के लिए। तो इस वजह से इस मछली की डिमांड केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में रहती है। और गुजरात के कोस्टल एरिया में और महाराष्ट्र के कई कोस्टल एरिया में ये मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने इसको स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। गुजरात में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। ये क्रिकेट की कौन सी बॉडी है जिसने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विमेंस क्रिकेट में ट्रांसजेंडर्स प्लेयर्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आईसीसी। आईसीसी पिछले 9 महीने से इस बात पर विचार विमर्श कर रही थी और फाइनली यहाँ पर एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल के सदस्यों के द्वारा वोटिंग करी गई और वोटिंग करके आईसीसी इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट में किसी भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। और इसके पीछे का रीज़न आईसीसी ने बताया है कि एक तरीके से विमेंस क्रिकेट की अपनी एक अखंडता है, उसे बनाए रखना ज़रूरी है। और साथ में विमेंस क्रिकेट में खेलने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी यह निर्णय लिया गया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई है और आईसीसी के चीफ हैं ग्रेग ब्रैकली। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्रसिद्ध किताब है लीलावती, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पूरे तरीके से बदल चुका है, उसका नया अपडेट आ चुका है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको अपडेट कर लीजिए। अब आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। डेली के लाइव क्विजेस आते हैं आपके लिए, जो कि आप देना मत भूलिए, जहां पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को मैं स्पेशली डिजाइन करता हूं डेली आपके लिए। इसके अलावा डेली न्यूज़ फीड भी अब आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर की पीडीएफ इस सेक्शन से, लाइव कोर्सेस और प्रीमियम कोर्सेस के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अब आप एप्लीकेशन से ही मेरे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। सारे चैनल्स को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आने वाले एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी अब आपको मिल जाया करेंगे। तो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए या अपडेट कर लीजिए, जैसा भी है। और आज से मैं 2 बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बैच 2 दिन डिले हो गए हैं। 22 नवंबर से शुरू होने थे,
क्योंकि नए तरीके से एप्लीकेशन रेनोवेट हुआ है, इस वजह से डिले हो गई चीज़ें, टेक्निकल सपोर्ट की वजह से। तो आज 24 नवंबर से ये दोनों बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक तो स्टैटिक जीके का बैच और 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन का नया बैच। तो इन दोनों के लिए जो टाइमिंग है, स्टैटिक जीके की टाइमिंग सुबह 10 बजे रहेगी और जो फाउंडेशन बैच है इसकी टाइमिंग दोपहर में 12 बजे रहा करेगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।